तो लास्ट क्लास में हमने रोल तो पढ़ लिया था, ठीक है ना, रोल ऑफ हार्मोन्स इन स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, आज हम फटाफट पढ़ेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्या पढ़ेंगे आज हम? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। इसका फटाफट नोट कर लें, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, छोटा सा पार्ट है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मार्क कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, ठीक है ना, 2 मार्क्स में खास तौर पे। ठीक है, तो क्या होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर? दोबारा बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही। कोई और बताओ क्या कह रही हैं? सर स्पर्म का स्ट्रक्चर आपने बता तो दिया। नहीं, मैंने नहीं बताया था आपको, आप इसको नोट करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि अगर आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके यहाँ पे 2 पार्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना। ये जो अपर पार्ट है, दिस पार्ट इज नोन एज हेड। क्या कहलाता है? हेड। और ये जो वाला जो है, मैंने यहाँ पे टेल ड्रॉ नहीं करी है, दिस पार्ट इज नोन एज मिडल पार्ट। क्या कहलाता है हमारे पास? ये मिडल पार्ट, ठीक है। तो पहले हम हेड में देखते हैं कि हेड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझोगे कि हेड हो या मिडल पार्ट हो, एवरी पार्ट ऑफ द स्पर्म, सिंस स्पर्म इज अ ह्यूमन सेल, ठीक है ना, एक एनिमल सेल है ना, अरे हाँ या ना, ठीक yes, है। और कोई भी एनिमल सेल होगा, पहले सबसे पहले मुझे बताओ किससे कवर्ड होगा वो? एक्रोसोम। यार सेल है तो सेल इज ऑलवेज कवर्ड विद अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे कवर्ड होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होगा, ठीक है। इस वाली बात का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। भाई कोई भी सेल हो, न्यूरॉन हो, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, किडनी का सेल हो, लिवर का सेल हो, इट इज ऑलवेज कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एनिमल सेल में क्या नहीं होती है? एनिमल सेल में तो नहीं होती है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग क्या होती है? प्लाज्मा लेमेला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पर क्या है, जो इसकी टिप है, क्या है, जो स्पर्म के हेड की टिप है, ठीक है ना। यहाँ पर इस टिप पर आपको यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है ना, एंड इट इज फिल्ड। ये क्या होता है? पूरी तरह से भरा होता है। किस चीज से भरा होता है ये? बिल्कुल, ये मैं आपको बता चुका हूँ, दिस इज द हेड ऑफ द स्पर्म एंड इट इज नॉट लाइक एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता ये, ठीक है। इट इज समवट ट्रायंगुलर। ये कुछ हमारे पास होता है, ठीक है, एंड इट इज फिल्ड विद सर्टन एंजाइम से, कुछ एंजाइम से भरा होता है, ठीक है। तो दिस पार्ट इज नोन एज एक्रोसोम। क्या कहलाता है? एक्रोसोम, ठीक है। और इस एक्रोसोम के अंदर, किसके अंदर? इस एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं? इट कंटेन्स सेवरल हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या कंटेन करता है बताओ? इट कंटेन्स सेवरल हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो, देखो लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो ये ऑब्वियसली बात है, किसी ना किसी को तोड़ते होंगे ये, ठीक है ना, ठीक है। तो वाटर का यूज करके ये चीजों को तोड़ते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और इन एंजाइम्स को अगर मिला दूं, ठीक है ना, इन सबके एंजाइम को, कंपोजिशन को, एक्रोसोम की कंपोजिशन को मैं कहता हूं यहाँ पर स्पर्म लाइसेंस। क्या कहता हूं मैं इसको? स्पर्म लाइसेंस। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, ये जो एंजाइम है सारे सारे क्या कहलाए जाते हैं? स्पर्म लाइसेंस। ये मैंने आपको नीट के लिए बताया है, दिस इज नॉट फॉर द स्कूल एग्जाम। स्कूल एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सर, हाँ सही एंजाइम क्या काम करता है? ये ये जो स्पर्म लाइसेंस हैं, दे आर इन्वॉल्व, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन द लाइसिस ऑफ जोना पेलुसिडा। सर जोना पेलुसिडा क्या होती है? जोना पेलुसिडा एक्चुअली आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसकी? ओवम की। किसकी? ओवम की आउटर मोस्ट कवरिंग को ये तोड़ने का काम करते हैं। ये तोड़ेंगे तभी तो क्या होगा? तभी तो स्पर्म करेगा ओवम के अंदर, हाँ या ना। और तभी तो क्या होगी? तभी तो फर्टिलाइजेशन होगी। उसका रोल कहाँ पर है? इसका रोल है फर्टिलाइजेशन में। कहाँ पर है इसका रोल? फर्टिलाइजेशन में। 3 तरह के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हाई एलिलोनोडेज, एक होता है कोरोना रेडिएटा डाइजेस्टिंग एंजाइम, ठीक है। और एक होता है हमारे पास कौन सा?
एक काम कर, अभी आप क्या काम करो, अभी तो आप ना इसको स्पर्म लाइसेंस ही लिख लो, ठीक है। अभी वरना यहाँ पे बहुत डिटेल में चलेंगे हम, मैं डिटेल में यहाँ पे जानना नहीं चाह रहा, डिटेल में हम जाएंगे और जब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान रखो बस, एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, स्पर्म लाइसेंस होते हैं, क्या होते हैं, स्पर्म लाइसेंस। ओके, चलो आगे आते हैं, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हमारे पास क्या है, here is present a haploid nucleus, क्या प्रेजेंट है, haploid nucleus, so this is the haploid nucleus। haploid nucleus का मतलब क्या होता है, it has only one set of chromosome, क्या प्रेजेंट है इसके पास, one set of chromosome, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे, और इसके जस्ट पीछे नीचे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, एक सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, सेंट्रियोल, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एनसीईआरटी में तो नहीं दे रखा, ठीक है ना, बट दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ये वाली बात भी मैं, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। इसको कहता हूँ क्या मैं, सेंट्रियोल, क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है, तो उसको कहता हूँ क्या मैं, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, क्या कहता हूँ मैं इसको, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है ना। और सेंट्रियोल काम होता है क्या करना, सेल को डिवीजन में हेल्प करना, ठीक है। तो सर ये किसको, स्पर्म के डिवीजन में हेल्प करता है, नहीं, ये ओवम की डिवीजन में हेल्प करता है, किसके डिवीजन में हेल्प करता है, ओवम की। कब करता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये तो पार्ट हो गया, क्या होता है, हेड वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट हो गया, हेड, ठीक है। बढ़े आगे, ठीक है सर। हाँ, दूसरा सेंट्रियोल होता है वो ओवम के पास होता है या फिर यही सेंट्रियोल अंदर जाके डिवाइड करता है, क्या क्या दोबारा बोलो सर। जो स्पर्म के पास ये जो सेंट्रियोल है वही सेंट्रियोल अंदर जाता है और ओवम के पास अलग से होता है, या फिर ये अंदर जाके डिवाइड करता है, ओवम के पास कोई सेंट्रियोल नहीं होता, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल ही अंदर जाता है, ठीक है। ओके सर, ओके चलें। अब सुनो, इसके अंदर क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्या प्रेजेंट है भाई बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल अरेंजमेंट, ठीक है ना। कैसे कैसे प्रेजेंट है ये, स्पाइरल अरेंजमेंट, स्पाइरल फॉर्म्ड में ये माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। सो ये क्या है बेसिकली, दिस इज नथिंग बट द माइटोकॉन्ड्रिया, इमेंस, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन द मिडल पार्ट। मिडल पार्ट पूरी तरह से किससे भरा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है, इट प्रोवाइड एनर्जी, क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है ना, एनर्जी टू स्पर्म, क्या करने के लिए, स्पर्म तैर पाए। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। अरे हाँ या ना, यस सर। ठीक है ना। एक बच्चा आता है हमसे क्लास के बाहर हो गया, उसको अंदर कर लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। चले जी। अब यहाँ पे मैंने आपको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का काम तो बता दिया, ठीक है ना। पर ना बेसिकली यहाँ पर ना एक सेंट्रियोल और भी प्रेजेंट होता है जो नॉर्मली बताया नहीं जाता, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, देख रहे हो आप। ऊपर वाला तो क्या था, प्रोक्सिमल था, ठीक है ना। ये नीचे वाला सेंट्रियोल है, और क्योंकि ये दूर है न्यूक्लियस से, इसलिए हम इसको कहते हैं क्या, डिस्टल सेंट्रियोल, कहते हैं बेटा इसको, हम बोलो, दिस इज कॉल्ड द डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है ना। और यही डिस्टल सेंट्रियोल क्या करवाता है, एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्या बनाता है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, बिल्कुल सीधा 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 सीधा, और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके बड़ा बढ़ता चला जाता है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, क्या करता है ये, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इट एक्ट्स एज अ बेसल बॉडी, कैसे काम करता है ये, बेसल बॉडी की तरह, बेस की तरह काम करता है, और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना। और वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और जब ये बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है कि इसके ऊपर किसी कोटिंग आ जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर क्या होती है, कोटिंग ऐसे करके आ जाती है, और लगभग पूरी कोटिंग ही होती है, कुछ पार्ट पे कोटिंग नहीं भी होती, ठीक है ना, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बढ़ ही रहा होता है, ठीक है। तो ये कुछ हमें ऐसा नजर आता है, ठीक है जी, समझ पा रहे हो। तो ये जो चीज बढ़कर निकली है ना, इसको कहता हूँ क्या मैं, फिलामेंट, क्या कहता हूँ मैं इसको, फिलामेंट। ये फिलामेंट प्रोटीन का बना होता है, किसका बना होता है, बोलो, प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन,
अब आपने 11th में सेंट्रियोल का फंक्शन ज्यादा पढ़ा नहीं है तो मैं आपको डिटेल में लेके नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको इतना यहाँ पे रट्टा मारने के लिए, याद करने के लिए बता देता हूँ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पूछ ले कि इस फिलामेंट में जो अरेंजमेंट है किसकी, प्रोटीन की, वो कैसी अरेंजमेंट होती है, तो बोल देना कि 9+2 अरेंजमेंट होती है। कैसी अरेंजमेंट होती है? 9+2। ठीक है ना। अगर किसको समझना है कि 9+2 9+0 अरेंजमेंट क्या होती है तो क्लास के बाद मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, ठीक, चलो ये सिर्फ नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, इसको आपने स्कूल में पढ़कर नहीं जाना, ठीक है ना, कोई समझ में नहीं आएगा। हाँ, सेंट्रियोल डिवाइड हो रखा है इसीलिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियोलस नहीं होना चाहिए ना, न्यूक्लियोलस और वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या क्या क्या, क्योंकि जब डिवाइड सेंट्रियोल डिवाइड सर जब सेंट्रियोल डिवाइड हो जाता है तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाते हैं ना। कुछ नहीं है इसके पास, कुछ नहीं है, नाम मात्र के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पास, ठीक है ना, काम नहीं है ना, क्योंकि अगर डिफरेंशिएट कर गया ना, इसका कोई और जिंदगी में पर्पस बचा नहीं है सिवाय फर्टिलाइजेशन के। ठीक है, ओके सर। ठीक है। और ये है इसका क्या, लास्ट पार्ट, दिस पार्ट इज नोन एज टेल। क्या कहलाता है, रीजन क्या कहलाता है हमारे पास, टेल। टेल। ठीक है, समझ आई कुछ बात मेरी? यस सर। ठीक है, Yes, चलो sir. फटाफट नोट करो उसको। सर ये जो सेंट्रियोल ने अपना फाइबर छोड़ा है ये तो सेम फाइबर होगा जो क्या नाम है मेटाफेज में यूज होता है। ये सेम, ये सेम फाइबर होगा ना जो मेटाफेज में यूज होता है, क्या नाम है। स्पिंडल फाइबर की तरह ही मान सकते हो आप इसको, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ओके सर। ठीक है, सर ये 9+2 किसकी अरेंजमेंट थी? प्रोटीन की, प्रोटीन। किया जी नोट? यस सर। ठीक है, चलो अब देखो, अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर सीबीएसई आपके स्कूल के एग्जाम में सवाल आए तो आपने क्या क्या चीजें मार्क कर करानी है, वो सुन लो फटाफट। ठीक है जी, आपने मार्क करना है हेड, मिडल पार्ट, टेल, ये तो करने ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने मार्क करना है एक्रोसोम, ठीक है ना, हेप्लॉइड न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, ये 7 चीजें आपने मार्क करनी है। अगर 3 नंबर का सवाल आएगा तो 6 चीजें अगर आप मार्क कर दोगे 7 में से, ठीक है ना, तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर में भी 3 नंबर में। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, पर Yes, डायग्राम sir. अच्छा Yes, बनाना, sir. ऐसे बेकार डायग्राम मत बनाना ऐसे मैंने बना दिया। ठीक है, सर ये स्कूल के लिए बोल रहे हो आप? हाँ ये मैं स्कूल के लिए बोल रहा हूँ, है ना। नीट नीट में डायग्राम बनाने में थोड़ी आता है, आता है क्या? नो सर। नहीं आता, वहाँ पे डायग्राम दे रखा होगा, आपको लेबल करना होगा उसको, ठीक है ना, लेबल करके ऑप्शन फिल करने होंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड पूछ रहा हूँ, क्या आप सभी लोगों को एसएमएस या कोई कॉल या कुछ भी आपको मिल गया है रिलेटेड टू योर फीस पार्ट? नो सर। अच्छा, ठीक है ना, जिन बच्चों को कोई एसएमएस कोई फीस के लिए कुछ नोटिफिकेशन अभी तक नहीं मिला है वो क्लास के बाद मेरे पास रुक जाना। ठीक है, ओके सर। ठीक है, हाँ, अदरवाइज इट विल बी वेरी लेट एंड दैट मे बर्डनाइज यू नो द फाइनेंस ऑफ योर पेरेंट्स। ओके, चलो नोटेड। यस सर। बात पूछनी है। सोम समझ आ रही है बात? गौरीशा? यस सर। बेटा समझ आ रहा है? हाँ जी सर। ओके, सर एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। सर जो माइटोकॉन्ड्रिया को स्पाइरल अरेंजमेंट पे अरेंज करा है वो हाँ अपने से अरेंज हो जाते हैं फिर कोई चीज अरेंज करती है उसे? बेटा, यहाँ पे अरेंजमेंट इसकी अपने आप ही होती है, ठीक है ना, उसका कारण ये होता है, ठीक है, कि वो लंबे टाइम तक इस्तेमाल होता रहे। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर।
ठीक है, मतलब कि आप इसको ऐसे समझ लो कि किसी एक चीज को मैं ऐसे रखूं, ठीक है, और एक चीज को मैं ऐसे करके रख दूं, ठीक है ना, तो कहाँ से, जब मैं रनिंग रनिंग कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, तो कहाँ से चीजें उठाने आसान रहेगा, ऐसे स्ट्रेट पार्ट में से, गुच्छों में से? सर स्ट्रेट स्ट्रेट में से। सिंपल सा रीजन है ना। यस सर। चलो कर लिया नोट? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके, चलें, सर डन। डन, ओके, दैट्स गुड। चलो जी आगे हेडिंग लिखो। ये हो गया हमारे पास अगला टॉपिक, एनसीईआरटी में हमारे पास ये रखा है oogenesis, है ना? हाँ तो हेडिंग यस लिखो सर। oogenesis। एक बार जरा मुझे देख के बताना कि आपकी जो वो है एनसीईआरटी 11th या 12th जो भी आपके पास, उस पे एमआरपी कितना पड़ा हुआ है, एक बार जरा देख के बताओ। 195। 195, चलो ठीक है। 11th पे 230 है। किताबें ज्यादा महंगी नहीं हुई है, मेरी किताब 12 साल पुरानी है और वो भी 125 रुपीज की ही है। चलो ठीक है, गुड। एजुकेशन मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा महंगा नहीं हुआ, ठीक है। व्हाट इज oogenesis, समझते हैं जी इसको, oogenesis को, ठीक है। यार देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस तो स्पर्म्स का बनना, ठीक है, वैसे oogenesis क्या है बता दो यार, फटाफट लिख लो, डेफिनेशन लिखो, एग्स का बनना। का बनना। है ना, तो लिख लो, डेफिनेशन लिख लो, लिखो। लिखो, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ the process of formation of a female gamete, a female gamete female gamete, ब्रैकेट में लिख लेना ओवम, ब्रैकेट में लिखना ओवम, in the ovary, in the ovary, from female germ cell, from female germ cell, from female germ cell is called oogenesis, ठीक है, called oogenesis। तो बात बड़ी सिंपल सी है, ठीक है, कि यहाँ पर एक फीमेल जर्म सेल रहा होगा, सपोज ये हो गया हमारे पास क्या, फीमेल जर्म सेल, ठीक है। क्या कह देंगे इसको, फीमेल जर्म सेल को नाम बता सकता है कोई, जैसे स्पर्म बनता तो स्पर्मेटोगोनिया से, तो ओवम किससे बनेगा, oogonia। ओगोनियम। ओके, oogonia से बनेगा, वेरी गुड, ठीक है। तो जैसे क्या होगी यहाँ पर, जैसे न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर होगी क्या, पहले बताओ फटाफट, मेयोसिस Meiosis 1, ठीक है। कितने सेल बनेंगे, 2। 2, ठीक है, 2 ठीक है, ये होगी मेयोसिस 1, फिर क्या होगी, फिर होगी मेयोसिस 2। 2 2, मेयोसिस 2, कितने सेल बनेंगे, 2 2। 4 2 4, हाँ या ना, तो ये 4 सेल बने, ये क्या कहलाए जाएंगे, बताओ फटाफट, दे विल बी नोन एज, अरे बोलो क्या कहलाएंगे ये, एग, फिर सर लेकिन एग तो एक ही होता है रिलीज। वो, ये चारों ओम निकला जाएंगे। हाँ शीतल, Yes, sir. शीतल आप बताओ, सर एक ही आएगा। एक ही होगा, 4 नहीं बनेंगे, सर बनेंगे 4 बट निकलेगा एक। बनेंगे 4 पर होगा एक मतलब,
तो फर्टिलाइजेशन तो सर बाकी वाले डीजनरेट कर देंगे। बाकी वाले डीजेनरेट कर जाएंगे। यस सर, ये एक ही यो निकलते ये किसने बोली वाली बात? सर मैंने। नहीं, मैंने तो, नाम आपका क्या है? सर अनस। ओके अनस। ये 4 नहीं बनेंगे, ये 4 बनेंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने अभी भी लिखा है ना, इसको अगर आपने उतार लिया है तो उसको क्रॉस मार लो, ठीक है। इतने सारे क्रॉस मत मारना, माफ करना, ठीक है। इसको सिर्फ एक क्रॉस मार लो, ठीक है ना। और इसके नीचे लिख लो नॉट दिस वे, ठीक है। इसको फटाफट नोट कर लो, उसका ऐसे क्रॉस मार लो, उसके नीचे लिख लो नॉट दिस वे। ऐसे नहीं होगा ये काम। कैसे होगा फिर मैं इसके बाद बताऊंगा। चलो फटाफट इसको, फटाफट उतारो उसको, उसको क्रॉस करो, कट कट करो उसको। ना तो यहाँ पे 4 एक बनेंगे, ना ये डिजनरेट करेंगे, ठीक है। चलो, इसकी कहानी बहुत अलग है, बहुत अटपटी है, सुनाने में मजा आएगा। फटाफट लिख लो। हो गया सर। हो गया, लिख लिया, काट लिया, ठीक है। 2 पेपर में मिनट। यस याद सर। रहेगा, पेपर में याद रहेगा कि भैया काम ये ऐसे नहीं होता जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं काम होता कैसे है। अच्छा, पहले एक बार मुझे बताना कि जैसे जैसे कि जैसे स्पर्म का बनता था प्यूबर्टी पे, कब बनता था स्पर्म बताओ? प्यूबर्टी पे, ठीक है। तो ये भी कब बनने शुरू होंगे, ये भी बताओ? प्यूबर्टी। ये लिख लो, उसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे कर होते हैं सर जब मदर के वूम में होती है। मैच्योर होते हैं। ओके 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 ओके। सर जब मदर के वूम में होते हैं तभी होते हैं, बट वो प्यूबर्टी पे आके मैच्योर होते हैं। सर एक्स्ट्रा नहीं, ये गोनाडल। आप मदर की बात कर रहे हो या डॉटर की बात कर रहे हो? सर जब मदर के वूम में डॉटर होती है तभी उसके अंदर एग प्रेजेंट होते हैं, बट वो मैच्योर नहीं होते। सर वो प्रेजेंट होता है पक्का? हाँ सर। गलत जवाब। चलो आपके मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करता हूँ, ठीक है। ओके सर। आ जाओ। देखो यार, आपको मैंने बताया था ना कैसे करके ओवरी होती है, याद करो, यस सर। यस सर। ठीक है। और इस ओवरी में क्या लगे होते हैं? इस ओवरी प्रेजेंट होते हैं कैसे? क्या? सर नेस्ट। एग नेस्ट। ये एग नेस्ट है। क्या है ये? एग नेस्ट। एग नेस्ट, ठीक है। ये तो आप जान चुके हैं। तो ये यस सर। एग नेस्ट में, ये मान लो ये एग नेस्ट है, पर ये एक क्या है, ये व्हाट इज दिस वन? सेल। ये एग नहीं, ये ओवम भी नहीं है, ये फॉलिकल है। क्या है ये? फॉलिकल। क्या फॉलिकल ही उगोनिया है, या दोनों अलग अलग है? सर आगे सर अलग है। फॉलिकल इज नॉट उगोनिया, देन व्हाट इज उगोनिया? ठीक है। अब आओ जरा मैं आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। यार देखो, ओवरी के अंदर, किसके अंदर? ओवरी की जो इनर लाइनिंग थी, आपको बताया था ना, कॉर्टेक्स की जो लाइनिंग है, कॉर्टेक्स में जो सेल्स लगे हुए हैं, क्यूबॉइडल सेल्स। कौन से सेल्स लगे हुए हैं बताओ फटाफट? क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो जर्मिनल एपिथेलियम है बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जी सुन लेना, यहाँ पर बेटा जो सेल्स प्रेजेंट है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है ऊगोनिया। क्या नाम है इनका? ऊगोनिया, ठीक है ना। या एक है तो बोल दूंगा मैं ऊगोनियम। क्या बोल दूंगा मैं इसको? ऊगोनियम, ठीक है। ये सब क्या कर रहे हैं? सब माइटोसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सब ये? जैसे स्पर्मेटोगोनिया क्या करता था? माइटोसिस करता था। और क्या करता था? अपना नंबर बढ़ाता था ना, याद है ना आपको, डिवाइड यस कर सर। करके। ये भी कर रहे हैं, कह रहे हैं यार नंबर बढ़ाओ अपना, ठीक है। बट इनमें से किसी एक ने कहा कि भैया अब मैं माइटोसिस नहीं करूंगा, अब तो मेरा मन क्या करने का है? हाँ, मियोसिस। क्या करने का मन है मेरा अब? नाउ आई एम गोइंग टू डू द मियोसिस, ठीक है। तो इसको कह दूंगा क्या मैं? उस साइड। क्या बोल दूंगा मैं इसको? उस साइड। साइड। समझ रही हो वाली बात मेरी? ठीक है। और ये काम कब चल रहा है? ये काम कब चल रहा है? ये काम तब चल रहा है जब जब ये जो ओवरी मैंने बनाई है, दिस इज द ओवरी, ये एक ओवरी है, ठीक है। एंड दिस ओवरी इज प्रेजेंट इन अ
गर्ल किसमें प्रेजेंट है बताओ, गर्ल। और ये गर्ल क्या है भी, ये बेबी गर्ल है। अरे हाँ या ना, ठीक है। और ये जो गर्ल है, ये जो बच्ची है, ठीक है ना, शी इज इनसाइड द वॉर्म, किसके अंदर है ये, Mother womb. वॉर्म ऑफ हर मदर। मतलब कि अभी वो बेसिकली गर्ल बनी भी नहीं है, अभी तो क्या है, वो एम्ब्रियो है, अभी तो क्या है, वो फीमेल एम्ब्रियो है। और उस एम्ब्रियो के अंदर एक ओवरी प्रेजेंट है, एक ओवरी ओवरी पड़ी हुई है, ठीक है ना। और जी उस ओवरी में क्या हो रहा है, उस ओवरी में काम चल रहा है, समझ पा रहे हो, तो समझ रहे हो मेरी बात को, Yes, sir. दिमाग Yes, में sir. पड़ी कुछ बात Yes, sir. आशीष, बेटा दिमाग में है कुछ बात क्या, यस सर। ठीक है ना। एक औरत है, ठीक है, वो औरत अभी प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट है तो ऑब्वियसली बात है उसके वॉर्म में कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। तो उसकी वॉर्म में क्या है, लड़का है लड़की है, लड़की है। उस लड़की के अंदर, उस लड़की के अंदर क्या प्रेजेंट है, Ovary. ओवरी। और उसकी ओवरी में क्या प्रेजेंट है, Oocyte. अरे oogonia, oogonia प्रेजेंट है। वो oogonia कैसे डिवाइड कर रहे हैं, Mitotically. वो कर रहे हैं माइटोसिस, क्या कर रहे हैं वो, माइटोसिस, Mitosis. है ना। एंड दे आर इंक्रीजिंग देयर नंबर, क्या कर रहे हैं, दे आर Increasing number. देयर नंबर, अपना नंबर क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। बट उनमें से कुछ क्या है, स्पेशलाइज्ड है, कुछ क्या है उनमें से स्पेशलाइज्ड। Specialized. जो क्या कहना चाह रहे हैं भाई, हम तो क्या करेंगे, मेयोसिस करेंगे, क्या करेंगे, Meiosis. ठीक है। और ये किस स्टेज में कह रहे हैं वाली बात, एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। कहाँ पे कह रहे हैं ये, अभी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे इन्होंने वाली बात कह दी कि भैया हम प्यूबर्टी का वेट नहीं करेंगे भैया, हमें तो क्या करनी है, हमें तो आज ही क्या करनी है, हमें तो आज ही मेयोसिस करनी है, हम नहीं वेट करने वाले 11-12 साल, ठीक है ना। तो एम्ब्रियो ने कह दिया कर लो भाई, मेरा क्या ले लोगे, कर लो डिवाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग खुश हो गए, इन्होंने कहा चलो भाई क्या करते हैं, मेयोसिस करते हैं, ठीक है। तो भाई आप मुझे बताओ कि मेयोसिस 2 फेज में होती है ना, मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2, ठीक है। Yes, तो sir. उन्होंने क्या करा, इन्होंने मेयोसिस 1 शुरू करी, क्या शुरू करी इन्होंने, Meiosis one. मेयोसिस 1, ठीक है। अब मेयोसिस 1 में भी बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, कौन कौन सी बता सकता है कोई, Primary oocyte. शाबाश, प्रोफेज 1 बताओ, हाँ, मेटाफेज बोलो, एनाफेज, Anaphase. Anaphase. टीलोफेज, एनाफेज 1 और बताओ टीलोफेज, टीलोफेज 1, ठीक है। पढ़ रखी है वाली बात आप लोगों ने, अबे हाँ हाँ या सर। ना, ठीक है। चलो अब आपको पता होगा कि प्रोफेज 1 में भी क्या होती है, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, सुना है, यस सर। कौन कौन सी, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, Zygote. डिप्लोटीन, शाबाश, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, वेरी गुड, डिप्लोटीन और काइनेसिस, डाइकाइनेस, अरे वाह, ठीक है। सर ये तो सर आपने सर बहुत ही दिमाग घुमाने वाली बात कर दी, सर क्या कहना चाहते हो आप यहाँ पे, आसानी से क्यों नहीं कह देते। मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अभी oocyte मेयोसिस कर ही रहा था, अभी oocyte क्या कर रहा था, मेयोसिस 1 कर रहा था। तो मेयोसिस 1 की उसने शुरुआत ही करी थी, अभी प्रोफेज 1 में ही था, वो कहाँ पे था, Prophase one. प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में उसमें लेप्टोटीन स्टेज पार हो चुकी थी, जाइगोटीन हो चुका था, पैकेटीन हो चुका था, पर डिप्लोटीन स्टेज में, कौन से स्टेज में बताओ यार, Diploid. डिप्लोटीन स्टेज में मेयोसिस क्या कर गई, मेयोसिस सीज कर, क्या हो गई, रुक गई. मेयोसिस सीज, समझ रहे हो मेरी बात, सीज मतलब पॉज, क्या हो गई, मेयोसिस स्टॉप नहीं हुई है, क्या हुई है, Pause. और समझते हो ना, ठीक है। जैसे कि गाना बज रहा है, ओ हो ओ हो इश्क तेरा, ये मैंने पॉज कर दिया, तो अब गाना कहाँ से बजना शुरू होगा, आप बताओ आशीष, हैं कहाँ से, बेटा ऐसा गाना गाओगे ना तो लोगों के कान फट जाएंगे। चलो आप कोई और बताओ, शुभम आप बताओ कहाँ से गाना शुरू होगा ये, शुरू से या इश्क तेरा तड़पावे से, अरे मजाक कर रहा हूँ यार थोड़ा सा, ठीक है ना, लाइट मोड के लिए, ठीक है, चीजें ज्यादा हो रही थी इसलिए मैंने मजाक कर दिया। चलो ठीक है, तो अगर आप उसको पॉज करते हो तो चीज अब या कंटिन्यू होगी, तो यहीं से कंटिन्यू होगी, ठीक है ना, बट खैर ये भी कंटिन्यू नहीं होने वाली, ठीक है रिया, ये चीज कंटिन्यू नहीं होने वाली। मेयोसिस 1 हैज सीज्ड, तो जो oocyte थी वो अभी भी क्या ही है, बोलो यार,
oocyte ही है। oocyte, उसमें कोई फर्क नहीं आया, ठीक है ना। उसने बोलता मियोसिस 1 स्टार्ट तो करी थी, पर पता नहीं किसका मुंह देख के स्टार्ट करी थी सुबह सुबह, कि क्या हो गया, ये पॉज हो बीच में पॉज हो गई। काम आगे बढ़ा ही नहीं, oocyte का वो oocyte ही रह गया, ठीक है। अब ऐसे तो क्या होगा, ऐसे तो ये oocyte पड़े पड़े क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, अरे हाँ या ना, ठीक है। यस खराब ना हो, ये खराब ना हो तो क्या होते हैं, इस ऊपर की इस oocyte के ऊपर दिस oocyte get covered, this oocyte get covered with many granulosa cells। कौन से सेल्स बताओ, granulosa cells, ठीक है ना, that form a layer बेटा अपना माइक बंद करो, इसका माइक चल रहा है, लेयर ओवर इट। क्या होता है, बहुत सारे ग्रैनुलर सेल्स आएंगे और बहुत सारे ग्रैनुलर सेल्स आके इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर एक चादर, एक कवरिंग बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक कवरिंग सी ऐसे करके। अरे समझ रहे हो मेरी बात को, आया ना, ठीक है। इसके ऊपर कवरिंग बना लेंगे, ठीक है। नाउ दिस विल बी नोन एज फॉलिकल। क्या कहलाएगा ये, फॉलिकल। ठीक है। अरे क्लियर हो रही है मेरी बात, हाँ सर। बढ़ जाए, बढ़े थोड़ा सा आगे, चलो ठीक है। अब सुनो मेरी बात यार, देखो जिस उगोनिया ने मियोसिस करने की सोची थी, उसको हम कहते थे क्या, उसको हम कह रहे हैं क्या, प्राइमरी oocyte। क्या कह रहे हैं हम इसको, प्राइमरी oocyte। क्या प्राइमरी oocyte अपनी मियोसिस पूरी कर पाया, नो सर नहीं कर पाया। उसकी वजह से क्या हुआ, इसके ऊपर ये बीच में रुक गया, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे ग्रैनुलर सेल्स आए और उन्होंने क्या करा, उन्होंने आके इसके ऊपर क्या कर दी, कवरिंग बना ली, ठीक है ना। तो कवरिंग बनाने के बाद जो फॉलिकल बनेगा दैट विल बी नोन एज, बताओ यार, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल। समझ आ रही है, बात नहीं आ रही, यस सर। ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, क्या प्राइमरी फॉलिकल। और ये प्राइमरी फॉलिकल किस स्टेज में बना है, कब बना है ये, एम्ब्रियोनिक स्टेज। एट एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। कौन से स्टेज पर, एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। मतलब कि मैं आपको बता दूं, ये नीट के लिए बता रहा हूँ, वैसे सीबीएसई में नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। कब, जब प्रेगनेंसी कितने महीनों की हुई है, 25 वीक्स। 25 वीक्स, मतलब कि कितने महीने हो गए, 8 months। 8 मंथ्स, 2 months। हाँ नहीं यार सही तो बोल रहे हो, 8 चौक, 8 चौक, ठीक है 3 हाँ यार लगभग नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, माफ कीजिएगा यार, सॉरी, ठीक है। एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 52 है ना, तो ये लगभग उसके हाफ है, तो मतलब 6 मंथ्स की हो गए, ठीक है ना। कब 25 वीक्स लिख लो, या फिर लिख लो कितने, 6 महीने। तो प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में अगर उसके वॉम में फीमेल है, ठीक है ना, एक फीमेल फीटस है, तो उसकी बॉडी में क्या बन चुके हैं, बताओ, प्राइमरी फॉलिकल। कितने बन चुके हैं, कितने, हाउ मैनी, तो बहुत सारे सर। अरे बहुत सारे कितने, फिर भी एक एस्टिमेट होगा ना सर। मतलब शुरू में तो बहुत सारे बनते सर, लेकिन फिर फैगोसाइटोसिस हो जाता है तो खत्म हो जाते हैं ना थोड़ा ठीक है बहुत। ना। सुन लो मेरी बात के, मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है ना, आर फॉर्म्ड इन द ovary of the female फीटस बोल दो, या फीटस से बढ़िया है क्या बोल दो आप, फीमेल एम्ब्रियो, ठीक है जी। अरे आसान है बात के नहीं है, यस सर। बढ़ जाए, यस सर। ठीक है। तो उसके अब, तो आपको जो मैं बता रहा था, आपको जो मैं पहले डायग्राम दिखा रहा था ना, याद होगा आप लोगों को, अरे सॉरी, मैंने आपको जो अभी डायग्राम दिखाया था एग नेस्ट वाला, याद है आपको ये, तो मैं यहाँ पे बोल रहा था ना कि कहते हैं कि ये, कि भाई ये क्या है, ये एग नेस्ट में बेसिकली उगोनिया नहीं है, ये क्या नहीं है, ये दे आर नॉट द उगोनिया, क्या थे बेसिकली, प्राइमरी फॉलिकल।
फॉलिकल थे, क्या थे ये? फॉलिकल, ठीक है। और इतने सारे फॉलिकल क्या हो चुके हैं, इतने सारे फॉलिकल ये हर एक ओवरी में इकट्ठे हो चुके हैं, ठीक है। अरे आसान है मुश्किल है? यस सर। अब क्या होगा, अभी तो जो फीमेल फीटस है, वो कितने मंथ्स की है? 6 months. 6 months. तो अब ये जो प्रोसेस जो रुक गया था, अब ये स्टार्ट हुआ कहाँ पर? प्यूबर्टी पर। कब? एट Puberty. प्यूबर्टी, मतलब 11 या 12 साल में, 11 से 13 साल के बीच में आती है लगभग, ठीक है ना। मतलब प्लस माइनस 2 ईयर चल सकते हैं, ठीक है ना, 9, 10, 11, 12 साल, ठीक है, लगभग इतना रहता है, ठीक है जी। तो तब तक क्या होगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो मिलियन फॉलिकल्स बने थे, ठीक है ना, उनमें से मेजॉरिटी क्या हो जाएंगे, मेजॉरिटी फॉलिकल्स विल डीजेनरेट, क्या कर जाएंगे? डीजेनरेट कर देंगे, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, ठीक है ना, खराब हो जाएंगे। और डीजेनरेट करके अंत में सिर्फ और सिर्फ कितने फॉलिकल बचेंगे हमारे पास? हाँ, लगभग 60 to 80,000, कितने? 60,000 to 80,000. 80,000 फॉलिकल्स आर लेफ्ट, ठीक है। और हर महीने इनमें से ही एक फॉलिकल क्या करता है, अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, समझ रहे हो मेरी बात को? एंड दैट इज द रीजन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसकी रिपीटेशन ही क्या करती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। कैसे होती है मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है। डीजेनरेशन, क्या डीजेनरेशन को फॉलिकुलर एट्रीशिया कहते हैं ना बेटा? आपकी आवाज बहुत टूट के आती है, दोबारा बोलो। सर डीजेनरेशन को ही फॉलिकुलर एट्रीशिया कहते हैं ना? बिल्कुल, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, फॉलिकल्स के टूटने को ही। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। आप इसको फॉलिकुलर ट्रॉफी भी कह सकते हो, ठीक है ना। बट आप इसको इतना ही समझो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फॉलिकल्स क्या कर जाने, खत्म हो जा रहे हैं, ठीक है। आसान है मुश्किल है? आसान. ठीक है, चलो जी। अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं कि हम ओवरी के अंदर, किसके अंदर? ओवरी के अंदर कुछ फॉलिकल ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, ओवरी बना ही लेते हैं यार, ठीक है। सपोज दिस इज द ओवरी, नजर तो नहीं आ रही? सर आ रही है. सर आ रही है. मुझे नहीं आ रही, ठीक है। ये ओवरी है, ऑब्वियसली बात है। इस ओवरी के अंदर क्या होगा, इस ओवरी के अंदर ब्लड सप्लाई आएगी, ठीक है ना। सो दीज आर द ब्लड वेसल्स, ठीक है ना, बेसिकली आर्टरीज वाला पार्ट। और ब्लड सप्लाई आएगी तो ब्लड सप्लाई फिर जाएगी भी, ठीक है ना। तो ये हो गई हमारे पास क्या, ये हो गई हमारे पास वेन्स, क्या हो गई हमारे पास ये, दीज आर द वेन्स, ठीक है ना। और अंदर तक जा रही होंगी और इसको हम इतना बना नहीं रहे, ठीक है। तो कोई पूछेगा तो ये बता देंगे आप कि भैया हमारे पास क्या है, दीज आर द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात को, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास कुछ फॉलिकल्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं हमारे पास, कुछ बताओ यार? फॉलिकल्स. पड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो पहला फॉलिकल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है। क्या है, कौन सा फॉलिकल है हमारे पास? ये प्राइमरी फॉलिकल. प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। ये प्राइमरी फॉलिकल क्या करेगा, दिस प्राइमरी फॉलिकल विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। किसमें कन्वर्ट होना शुरू करेगा ये? सेकेंडरी फॉलिकल. होगा। इसके ऊपर ना और लेयर्स धीरे धीरे आके क्या होने लगेंगी, इकट्ठी होने लगेंगी। कौन सी लेयर्स आके इकट्ठी होने लगेंगी? और लेयर्स, मोर लेयर्स ऑफ ग्रैन्युलर सेल्स कम एंड गेट अटैच्ड टू दिस प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है ना। सो दीज आर द ग्रैन्युलोसा सेल्स। कौन से सेल्स हैं ये? ग्रैन्युलोसा सेल्स आ रहे हैं और आगे उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, ऐसे करके इकट्ठे हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे पास जो हमारा प्राइमरी फॉलिकल था, इट विल ग्रेजुअली कन्वर्टेड इनटू दी, इसमें सेकेंडरी फॉलिकल. सेकेंडरी फॉलिकल में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है ना। मुझे याद दिलाना कि जब मैं आपको अभी आपको दोबारा समझाऊंगा अलग से जाकर, मैं बताऊंगा कि इसके अंदर जोना पैरासिटा की फॉर्मेशन कैसे होती है। मेरे से पूछ लेने वाली बात जरूर से, मैं अपने भूल जाऊंगा, ठीक है। चलो, ये बन गया हमारे पास क्या, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल में, किसमें,
इस सेकेंडरी फॉलिकल में जो सेल्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बताओ यार, जो सेल्स प्रेजेंट सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, वो अपने आप को अरेंज करना शुरू करेंगे आउटर और इनर लेयर में। कहाँ पर, आउटर और इनर लेयर। वो क्या करना शुरू करेंगे, अपने आप को अरेंज करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो जब ये अरेंज करना शुरू करेंगे तो क्या होगा जी, सुन लो मेरी बात को। तो ये कुछ लेयर हमारे पास, कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास ये ऐसा बनकर आएगा, ठीक है। कि कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ लेयर्स बिल्कुल बाहर की तरफ निकल गई हैं, ठीक है, और कुछ हमारे पास यहाँ पर अंदर की तरफ इकट्ठी हो गई हैं, ठीक है, ऐसे। और इसमें तो आप इसको बोल सकते हो कि ये जो लेयर है जो बाहर की तरफ है, ठीक है ना, सो दिस इज कॉल्ड थिका एक्सटर्ना। क्या कहलाएगी वाली लेयर, कहलाएगी हमारे पास क्या, ठीक है एक्सटर्नल। थिका एक्सटर्ना, ठीक है। और ये जो अंदर वाली लेयर है हमारे पास, दिस विल बी कॉल्ड एज ठीक है इंटरनल। थिका इंटरनल। आर यू गेटिंग, ठीक है। और दिस इज बेसिकली क्लासिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इसके अंदर क्या होगी, एक कैविटी बन जाएगी जिसमें क्या होगा, जिसमें बेसिकली फ्लूइड फिल्ड होगा। क्या होगा बताओ, फ्लूइड फिल्ड होगा। फ्लूइड फिल्ड होगा। एंड दिस फ्लूइड फिल्ड कैविटी is known as, this is a fluid filled cavity, fluid filled cavity, and this fluid filled cavity is known as antrum। क्या कहलाएगी, बोलो यार, एंड्रम। ठीक है ना। the presence of antrum inside a follicle, ये क्या करती है, ये इसको बता देता है कि भाई ये जो फॉलिकल है हमारे पास कैसा फॉलिकल है, दिस इज द टर्शियरी फॉलिकल। कैसा फॉलिकल है ये, टर्शियरी ठीक है। फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल कहाँ कब बना था बताओ, एम्ब्रियोनिक स्टेज पर, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल कब बना, प्यूबर्टी के टाइम पर। कहाँ पर, प्यूबर्टी स्टार्ट हुई, ठीक है। टर्शियरी फॉलिकल को कैसे पहचानोगे आप, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। होता है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी आपको नजर, एंट्रम। ठीक है। अब सुन लेना मेरी बात को, जब ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनेगी, ठीक है ना, टर्शियरी फॉलिकल बनेगा, तो इसके अंदर, तो जी इसके अंदर, यहाँ पर मेरे पास एक अलग से जगह होनी चाहिए थी, चलो खैर कोई बात नहीं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, इनसाइड द टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल के अंदर जो याद है हमारा कौन, हमारा प्राइमरी oocyte। कौन हमारा प्राइमरी oocyte, जिसकी क्या अधूरी रह गई थी, मियोसिस। मेयोसिस। कौन सी स्टेज पे, एम्ब्रियोनिक स्टेज। मेयोसिस 1 ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ, हाँ, डिप्लोटिन। कौन सी स्टेज पर, डिप्लोटिन। सर एक बार ये थर्ड फॉलिकल फिर से बता दो। टर्शियरी फॉलिकल में बेसिकली क्या हो रहा है, क्योंकि आपको याद है कि सेकेंडरी फॉलिकल में कुछ सेल्स, जो सेल्स की लेयर थी वो अरेंज होनी शुरू हो गई थी, याद है आपको, यस सर। ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ, उसमें कुछ हमारे पास लेयर्स बनकर आ गए। एक बनकर आ गई हमारे पास आउटर लेयर, एक बनकर आ गई हमारे पास क्या इनर लेयर, और एक बनकर आ गई हमारे पास क्या फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ये तीन चीजें हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। यस सर। आउटर लेयर इज कॉल्ड थिका इंटरना, थिका एक्सटर्ना, इनर लेयर इज कॉल्ड थिका इंटरना, ठीक है। और जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी इट इज कॉल्ड एंट्रम। कोई दिक्कत, नो सर। तो जब ये काम चल रहा होगा, जब यहाँ पे टर्शियरी फॉलिकल बनकर आएगा, उसी टाइम पर, उसी टाइम पर जो हमारा प्राइमरी oocyte है, कौन है जो हमारा, बोलो यार, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte है, इट विल कंप्लीट इट्स मियोसिस। क्या करेगा, वो अपनी मियोसिस 1 को पूरा करेगा कंप्लीट करें। और बनाएगा क्या, दो oocyte। सेकेंडरी दो oocyte। oocyte नहीं, सेकेंडरी oocyte। क्या बनाएगा, सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte। oocyte। साथ में बनेगी क्या, एक पोलर बॉडी। क्या बनेगी, एक पोलर बॉडी। पोलर बॉडी। समझ तो नहीं आई होगी मेरी बात आपको, क्या बताया मैंने, सर आ रही है। नहीं आ रही, मैं बताता हूँ। देखो ये था हमारे पास क्या, प्राइमरी oocyte। कौन था हमारे पास, ये प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte, ठीक है ना। प्राइमरी oocyte ने करी अपनी मियोसिस 1। क्या करी इसने अपनी, मियोसिस 1। इसने करी अपनी मियोसिस 1। और जो मियोसिस 1 थी,
ये कैसी थी हमारे पास, ये अनइक्वल डिवीजन थी। कैसी डिवीजन थी ये? अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन। और अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से यहाँ पे जो दो सेल्स बने वो सेल्स क्या थे? बड़ा एक छोटा। वो बराबर नहीं थे। क्या नहीं थे? वो बराबर नहीं थे। एक सेल छोटा था और एक सेल बड़ा था। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ या ना? यस सर। ये था हमारे पास क्या? प्राइमरी oocyte। क्या था हमारे पास? प्राइमरी oocyte। तो दो सेल बने, एक बना हमारे पास क्या? सेकेंडरी oocyte, जो लगभग लगभग प्राइमरी oocyte के बराबर ही था। और एक बनी हमारे पास क्या? पोलर बॉडी। इसको कहता हूँ क्या मैं? फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या कहता हूँ मैं इसको? फर्स्ट पोलर बॉडी। पोलर बॉडी मतलब कोई सेकेंडरी भी बनेगी क्या? मियोसिस होगा तो बनेगी। हाँ बनेगी बनेगी बनेगी। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। यस सर। ठीक है चलो, ठीक है आ जाओ आ जाओ आगे आ जाओ आगे आ जाओ। ठीक है, इतना 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 कार्यक्रम समझ आ गया? ठीक है, यस सर। यस सर। अब आगे क्या हो रहा है? अब चलो आगे चलते हैं। अब ये जो, ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर प्रेजेंट, यहाँ पर जो चीज प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट थी प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी, पर अब जो हमारे पास बनकर आएगा क्या? क्वार्टरनरी फॉलिकल। कौन सा फॉलिकल? फॉलिकल। यार ये तो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, और इसमें ये जो प्रेजेंट है कौन? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। कौन सी कैविटी? कौन सी कैविटी? फ्लूइड फिल्ड कैविटी। और ये भी बहुत बड़ी हो चुकी है। समझ रहे मेरी बात को? ठीक है, और इसमें क्या प्रेजेंट है? क्या ये? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। ठीक है, सेकेंडरी oocyte। क्योंकि ये पूरी तरह से मैच्योर कर चुका है वाला फॉलिकल। ठीक है ना, इसको आप क्वाटरनरी फॉलिकल बोलते हो, या हम इसको बोलते हैं क्या? ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहते हैं इसको हम? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर है मेरी बात? हाँ या ना? यस सर। पक्का? चले? ठीक है, तो ये काम इतना हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बन गया ये। आप सेकेंडरी से डिवाइड करेगी कि नहीं करेगी? अरे सेकेंडरी, जैसे प्राइमरी oocyte ने डिवाइड करा तो क्या बना? सेकेंडरी oocyte। वैसे सेकेंडरी oocyte डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? अरे ओम बनेगा नहीं बनेगा? अरे ओम बनेगा कि नहीं बनेगा? यस। अरे बिल्कुल बनेगा ओम, है ना? पर अभी नहीं बनेगा। समझे मेरी बात को? पर अभी नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। अरे सर फिर कब बनेगा? चलो बताएंगे वो बाद में। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, एक हार्मोन होता है, इसका नाम होता है LH। क्या नाम होता है? बोलो। LH फुल फॉर्म? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हाँ, तो ये मेल में होता है फीमेल में होता है? दोनों में। दोनों में होता है, दोनों में होता है। ठीक है, तो वो आएगा एंड दैट ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विल कम एंड फॉल ऑन दिस। ये डायग्राम का पार्ट नहीं है इसलिए मैं इसको कलर से बनाता हूँ। ठीक है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विल कम एंड फॉल ऑन दिस। तो क्या करेगा ये? इसको एक तरह से स्टिमुलेट करेगा। ठीक है ना, तो स्टिमुलेट करते ही जैसे ये आएगा, स्टिमुलेट करते ही ये जो पार्ट है वाला, ठीक है, नीचे हो जाएगा, यहाँ से पतला हो जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारे पास फॉलिकल था, इट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद द बाउंड्री। ठीक है ना, एंड इवेंचुअली दिस पार्ट विल, एक मिनट रुक जाओ मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सो दिस विल रप्चर। यहाँ से क्या करेगा? यहाँ से ये रप्चर करेगा, और रप्चर करते ही, क्या करते ही? रप्चर करते ही यहाँ से क्या निकल जाएगी? क्या निकल जाएगा यहाँ से? ओवम। अरे अरे क्या निकल जाएगा यहाँ से? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte। क्या निकल जाएगा? सेकेंडरी oocyte विल मूव आउट। क्या कर जाएगा? यहाँ से ये मूव आउट कर जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ या ना? ठीक है, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, या फिर ये तो पूरी है क्या? ये पूरा ओवरी तो है। अरे पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ये ओवरी तो है ना? फ्रॉम द ओवरी कॉल्ड, क्या कहलाता है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। क्या कहलाता है वाला प्रोसेस? बोलो। ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन। ठीक है,
तो पेपर सर में ये हर बार क्वेश्चन रप्चर करेगा तो सेम ही पार्ट पे करेगा या फिर अलग अलग पार्ट पे करेगा, लाइक ओवरी की सेम जगह पे या फिर अलग अलग पे? अलग अलग जगह पे, ठीक है। ये तो एक टिपिकल डायग्राम है जहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। मेरे यहाँ पे वो नहीं है ना, थ्री डी इमेजिंग नहीं है ना मेरे पास यहाँ पर, इसलिए मैं आपको ऐसे बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये चीजें इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, चल रही है। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ है ना, ठीक है। Yes, sir. यस ठीक है। सर। So the process of release of ovum is called ovulation. The process of release of secondary oocyte is called ovulation. Secondary oocyte is सेकेंडरी हाँ, ovulation. oocyte। ओवम कभी भी रिलीज नहीं करता। सुन लो मेरी बात को, आपको बचपन से गलत गलत पढ़ाया जा रहा है। आपको क्या, मुझे ही पढ़ाया गया था यार, ठीक है। मुझे तो लगता था एनसीईआरटी में सेकेंडरी oocyte लिखा हुआ है ना, गलत लिखा हुआ है, गलत छप गया है वो गलती से। एनसीईआरटी देखिए आपने, राइट साइड में देखो, सबसे ऊपर देखो, लेफ्ट साइड में, यस सर। पेज पे लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा डेफिनेशन, पढ़ो, लाउडली पढ़ देगा कोई बच्चा? शाबाश, कोई नहीं पढ़ पा रहा? सर ओव्यूलेशन पढ़ना है। हाँ पढ़ो। The Graafian follicle now rupture to release the secondary oocyte, ब्रैकेट में लिखा है ovum, from हाँ, the ovary by the process is called ovulation. कॉल्ड ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ओवम तो हो गया रिलीज, क्या हो गया, ओवम तो हो गया क्या, बोलो? Release. ठीक है। तो इस बाकी बच्चे हुए ग्राफिन फॉलिकल का क्या होगा, आओ पहले इसकी बात समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बाकी बचा हुआ हमारे पास ग्राफिन फॉलिकल है, ठीक है, दिस विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू अ येलो कलर्ड बॉडी। क्या होगा ये एक येलो कलर्ड बॉडी में, बताओ, कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? अरे हाँ या ना, ठीक है। Yes sir. दिस विल कन्वर्टेड इनटू अ येलो कलर्ड बॉडी, एंड दिस येलो कलर्ड बॉडी, इस येलो कलर्ड बॉडी को मैं कहता हूँ क्या, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहता हूँ मैं इसको, बोलो? Corpus luteum. कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। इसको हिंदी में पीली ग्रंथि भी बोलते हैं, येलो ग्रंथि, ठीक है। इस कॉर्पस ल्यूटियम का काम होता है कि क्या करता है, ये एक हार्मोन बनाता है, ठीक है, जिसको कहता हूँ क्या मैं, प्रोजेस्टेरॉन। क्या कहता हूँ मैं इसको? Progesterone. And this progesterone is very important for the maintenance of pregnancy. किसके लिए? Maintenance. मैंने मेंटेनेंस लिख देना, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, या बोल दो मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। किसके मेंटेनेंस के लिए? Endometrium. क्या ये एंडोमेट्रियम के बाय द वे? Inner layer. Inner layer. इनर लेयर ऑफ यूट्रस, ठीक है। तो जब तक प्रोजेस्टेरॉन रहेगा तब तक क्या एंडोमेट्रियम टूटेगी? No, sir. नहीं। तो समझ पा रहे हो एंडोमेट्रियम क्यों टूटती होगी? सर जब रीजनरेट होता होगा कॉर्पस ल्यूटियम। एग्जैक्टली। चलो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, हमेशा थोड़ी बना रहेगा। तो दिस कॉर्पस ल्यूटियम विल स्टार्ट डीजनरेटिंग। क्या करेगा ये, बोलो? Degenerate. डीजनरेट, ठीक है जी। वाइट बॉडी। तो इट विल स्टार्ट डीजनरेटिंग, उसको लिख सकते हो। तो दिस इज अ डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम, डीजनरेटिंग कॉर्पस ल्यूटियम। और ये फिर आखिरी में क्या होगा, आखिरी में पूरी तरह से क्या कर जाएगा ये, लास्ट में बोलो? गायब. Disappear. गायब तो हो वाइट बॉडी जाएगा, बना देगा। ठीक है ना। लगभग लगभग क्या कर जाएगा, डीजनरेट ही कर जाएगा, ठीक है, इस तरह से। एंड नाउ जब ये पूरी तरह से डीजनरेट कर जाएगा, इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं देखा, पर मैं इसको बोलते हैं क्या, कॉर्पस एल्बिकन। क्या बोलते हैं इसको हम? Corpus albicans. एल्बिकन। ये एनसीईआरटी में नहीं है, नीट के लिए बताया गया है, ठीक है ना। चाहो तो पढ़ सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। समझ आई बात? प्रोसेस कैसे चलता होगा ये? Yes sir. आसान है, मुश्किल है? ठीक है। आसान है. आसान है, ठीक है। हाँ जी बोलो, कौन क्या कह रहा है? बोल बोलो। रहा था वाइट बॉडी बनाता है ना हैं? सर, मैं बोल रहा था वाइट बॉडी बनाते हैं ना डीजनरेट करने के बाद। ये वाइट बॉडी है बेटा, ये इसको मैंने वाइट बनाया नहीं, यहाँ पर कॉर्पस एल्बिकन जो है हमारे पास, ये वाइट बॉडी है, ठीक है, ठीक है। आपको ना चीजें बताते बताते ना मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करता हूँ, ठीक है। क्योंकि पता है क्या होता है, क्योंकि
मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरा अपना मानना है, और मैं आपसे आज वाली बात शेयर भी कर देता हूँ, लेकिन ना जो मैं नॉर्मली नहीं कर पाता, मैंने शायद आपके साथ नहीं करी हुई कभी। मेरा ऐसा मानना है कि एक अच्छा टीचर वो होता है जिसके पास इन्फॉर्मेशन तो इतनी सारी होती है, ठीक है, बट उसको ये बात जरूर पता होती है कि उसको अपने स्टूडेंट को, जो उसका स्टूडेंट है, उसको जो इन्फॉर्मेशन देनी है उसको कितनी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर उसका इतनी इन्फॉर्मेशन से काम चल रहा है, ठीक है ना, इतनी इन्फॉर्मेशन उसको जरूरी है, तो उसमें पता होना चाहिए कि इस पूरे ब्लैक बोर्ड में से सिर्फ इतना वाइट पार्ट ही इसको देना है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना, तो मैं अपने पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रोक लेता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इन सब चीजों को पूछते हो मेरे से कि सर जैसे आपने पूछा सर ये वाइट क्या कहते हैं वाइट बॉडी बन जाता है ये, ठीक है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार आप लोगों ने कम से कम पढ़ रखी है सब चीजें, थोड़ी सी आप एडिशनल पढ़ते हो, तो हमेशा एक एडिशनल नॉलेज क्या होती है, बहुत ही फायदेमंद होती है, ठीक है। बट आप इतना भी एडिशनल मत पढ़ना, ठीक है, कि आप बायो इतने ज्यादा पढ़ते चले आओ कि आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने का टाइम ना बचे। और नीट की तैयारी में सबसे ज्यादा बच्चे गलती यही करते हैं कि वो बायो को इतना डिटेल में पढ़ लेते हैं, ये परदेश भी पढ़ लेंगे, ट्रू मैथ्स भी पढ़ लेंगे, ये भी पढ़ लेंगे, एमटीजी भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, ठीक है ना, और फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ देंगे। तो बायो में तो जहाँ पर आप 300 नंबर लाके काम चलवा सकते हो, वहाँ पर वो 320 में जाते हैं, तो उनकी फिजिक्स केमिस्ट्री पूरी डूब जाती है। तो ऐसा नहीं करना, आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बैलेंस होनी चाहिए, एंड बैलेंस होने के लिए आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको, आपके पास टाइम तो गिवन ही है, एक लिमिटेड टाइम ही तो है, तो उसी टाइम में से आपको बायो का टाइम हटा के फिजिक्स केमिस्ट्री को भी देना है, ठीक है। चले आगे। यस सर। चले फटाफट क्या करूं सर नोट करना है। अभी अच्छा नोट करोगे आप फिर? सर थोड़ा सा एक बार नीचे करना। सर हाँ बेटा, सर वो जोना पेलुसिडा कैसे बनता है वो बता दो। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। ये लो जी, आप इसको थोड़ा नोट करो, ठीक है ना, और यहाँ पे आपको एक दो बातें बता देता हूँ, ठीक है, जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जोना पेलुसिडा की फॉर्मेशन होता क्या है, कि ये हो गया हमारे पास, क्या ये हो गया हमारे पास प्राइमरी oocyte, क्या हो गया ये बोलो? प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte के क्या है, ये प्राइमरी oocyte के ऊपर ये सेल्स हैं, क्या है ऊपर ये सेल्स। सेल्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर की, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बनाऊंगा। कहता है कि ये जो सेल्स है ना, ये इसके आउटर पार्ट पे अब इकट्ठा होने शुरू होंगे, मतलब ये यहाँ से जगह छोड़ेंगे थोड़ी सी। जैसे आप मान लो कि ये हो गई क्या इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या हो गई ये बोलो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स है कौन से? दीज आर द फॉलिकुलर सेल्स। कौन से सेल्स हैं ये? फॉलिकुलर सेल्स बोल दो इनको, बोल दो ग्रैन्युलोसा सेल्स। कौन सेल्स बोल दो? ग्रैन्युलोसा सेल्स। तो ये ग्रैन्युलोसा सेल्स क्या करेंगे, थोड़ी देर से करके स्पेस छोड़ेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को आप? यस ठीक है, दे विल लीव सम स्पेस, ठीक। और स्पेस छोड़ने के बाद ये तो होगा हमारे पास कौन से? दीज आर द ग्रैन्युलोसा सेल्स। जो जब स्पेस छोड़ेंगे तो इन दोनों सेल्स के बीच में, कुछ जगह बच जाएगी, और इस जगह पे क्या होंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे आपको जैसे सेल्स में से ना कुछ स्ट्रक्चर ऐसे करके बाहर आते हैं, ठीक है ना, दोनों सेल्स की तरफ से, मतलब नीचे वाले सेल्स की तरफ से भी और ऊपर वाले सेल्स की तरफ से भी। समझ रहे हो मेरी बात को? अरे हाँ या ना? ठीक है। ये कुछ ऐसे एक्सटेंशंस बाहर आती हैं, एंड दे एक्सटेंशंस फेस ईच अदर। क्या करती है एक दूसरे को? क्या करती है ये? फेस करती है। ये क्या ये सेल वाली एक्सटेंशन है? ये मतलब ये क्या ये सेल्स हैं जो बाहर आ रहे हैं? नहीं, ये तो क्या है, ये तो नॉन सेलुलर एक्सटेंशंस हैं। क्या है ये हमारे पास? बोलो यार। Non-cellular extension। These are the नॉन सेलुलर एक्सटेंशंस, ठीक है, एक्सटेंशंस जो फ्री स्पेस में प्रेजेंट है। तो दिस नॉन सेलुलर एक्सटेंशंस, ये जो हमारे पास क्या है, नॉन सेलुलर एक्सटेंशंस हैं, ठीक है ना। इसकी वजह से एक बीच में लेयर बनकर आ रही है, एंड दिस लेयर इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। क्या कहलाती है हमारे पास ये? जोना पेलुसिडा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है नीट में कि इनमें से कौन सी लेयर जो है वो ए सेलुलर है, कौन सी लेयर है इनमें से, कौन सी लेयर है A cellular. A बता cellular. देना कि जोना पैलिसिडा इज अ ए सेलुलर A cellular लेयर layer. ऑफ ओवम। ओवम में सेकेंडरी ऊसाइड भी बोल। समझ आई मेरी बात? अरे हाँ या ना? Yes sir. Yes एक sir. सवाल तो ये आता है, ठीक है ना। दूसरा सवाल ये आता है कि किस स्टेज में बनती है, इसकी स्टेज पूछी जाती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ जोना पैलिसिडा अकर्स एट विच स्टेज, तो बता देना ये बनती है हमारे पास किसमें, सेकेंडरी फॉलिकल के टाइम पर। कहाँ पर? Secondary. Secondary follicle. पक्का? चलो जी नोट करो फटाफट। नोट किया? Yes sir. Yes sir. बढ़ जाए? Yes sir. Yes sir. ठीक है, चलो ठीक है। आप लोगों के पास एनसीईआरटी है? Yes Yes sir. sir. ठीक है, एनसीईआरटी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी थी अपने टाइम पे, ठीक है। बट आप ना, अगर आप कुछ बच्चे से मेरे से पूछते थे सर हम कौन से रिफ्रेशर हम ले सकते हैं, कौन सी किताब हम खरीद सकते हैं, ठीक है, तो मैं आज ना आपको सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से, CBSE point of. पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ बुक्स बता रहा हूँ, वो आप चाहें तो आप ले सकते हैं। उनमें से एक अच्छी बुक है, उसका नाम है एग्जाम आइडिया। क्या नाम है? Exam. एग्जाम आइडिया। ठीक है ना। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, इस एग्जाम आइडिया में क्या होगा, ये एग्जाम आइडिया कोई बुक नहीं है एक्चुअली, दिस इज अ कॉपी ऑफ एनसीईआरटी। क्या है ये? Copy of NCERT. ये अपने आप में कोई किताब नहीं है, एनसीईआरटी का छापा है पूरी तरह से, ठीक है ना। पूरी छपाई एनसीईआरटी के लाइन ही है इसमें, ठीक है। डायग्राम सारे एनसीईआरटी के हैं, बस फर्क क्या है, जो एनसीईआरटी में चीजें पैराग्राफ की फॉर्म में दे रखी हैं, उसी चीज को इन्होंने क्या करा है, ऐसे सेंटेंस की फॉर्म, Points में. पॉइंट्स में दे दिया। बस इसका एक फायदा है, ठीक है ना। जब इनिशियली वाली बुक 2013-14 में रिलीज हुई थी, ठीक है, एक फायदा तो ये हुआ, ठीक है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फायदा इसका ये है कि इसमें आपको ना 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो मुझे लगता नहीं कि बहुत अच्छा फायदा है, ठीक है ना। हर एक फायदा इसमें बहुत अच्छा है, जिसमें आपको क्या मिल जाएंगे, पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे आपको? यू विल गेट सम पीवाईक्यूज, ठीक है। तो सर आप इसको किस चीज के लिए रिकमेंड करोगे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इसमें से जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं आपके पास? जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ठीक है, तो आपको इसमें से पॉइंट्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। एक तो हुई ये किताब, ठीक है। दूसरी एक बुक और है, जो एग्जाम आइडिया नहीं लेना चाहते हैं, दे कैन गो फॉर एक और बुक है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है एग्जाम आइडिया। क्या नाम है? सॉरी नॉट एग्जाम आइडिया, एग्जाम किट। कौन सी किताब? Exam kit. ये किताब थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी स्मॉलर है एज कम्पेयर टू एग्जाम आइडिया, ठीक है। आप ये भी ले सकते हैं, इसमें भी आपको गुड नोट्स मिल जाएंगे, अच्छे नोट्स आपको इसमें भी बने बनाए मिल जाएंगे। समझिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो आप दोनों में से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है ना। मैं किसी चीज को स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक ना, जैसे जब मैं व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं बुक्स में ना एज अ कंटेंट डेवलपर भी पार्टिसिपेट करता था। तो एग्जाम आइडिया को बनाने में भी मेरा रोल है, ठीक है ना। और आपने एक बुक सुनी होगी एमटीजी बायोलॉजी, बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स, सुना है हाँ आपने? सर, हाँ Yes सर। sir. ठीक है ना। तो इसको बनाने में भी हमारा बहुत बड़ा तो नहीं कहेंगे, ठीक है ना, बट यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन मेकिंग द एंड डिजाइनिंग द बुक, ठीक है। तो इन दोनों बुक में मैंने काम करा हुआ है, इसलिए मैं आपको जब पढ़ाता हूँ तो मैं आपको इन बुक से पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है कि इन बुक्स में क्या दे रखा है, ठीक है। ठीक है जी। सर आप कॉलेज में ये किताब क्यों बना रहे थे? मैं बेटा जब स्कूल में था मैं तब से ही पढ़ा रहा था, ठीक है। बट तब से मैं छोटी क्लास में पढ़ाता था, 9th-10th को। बट सिंस व्हेन आई एंटर्ड इनटू फर्स्ट ईयर ऑफ माय ग्रेजुएशन, तब से फिर मैंने 11th-12th को पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। और फाइनल ईयर आते आते मैंने नीट का बैच पढ़ाना शुरू कर दिया। आफ्टर दैट चीजें बहुत आगे बढ़ती चली गई, एंड फिर इंटरनेशनल बोर्ड्स वगैरह, आईबी बोर्ड सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। Yes sir. ठीक है ना, वो सब पढ़ाया हमने, आईबी बोर्ड पढ़ाया, आईसीएसई तो खैर चलो कोई चीज नहीं है। देन आई एमएससी के बाद, जब मैंने एमएससी कर ली उसके बाद आई क्वालिफाइड वन नेट एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर आपके जितने भी साउथ एक्स में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है ना, आकाश, पताल, ठीक है ना, फास्ट पेस, जो भी है, ठीक है, पताल। ठीक है ना, हाँ, आपका टारगेट पीएमटी वगैरह सब हर जगह पे आई हैव टॉट, ठीक है ना, हर जगह पे हमने पढ़ाया है, ठीक है। बट पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, आपको ना जितनी जल्दी आप
समझ जाओगे ना कि प्रोफेशनल में और कमर्शियल में जो फर्क होता है, आप जितनी जल्दी समझ जाओगे ना उतनी जल्दी ना आप अपनी लाइफ में मतलब अपने एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोफेशनल एंड कमर्शियल। ठीक है, मैंने इतनी जगह पे पढ़ा चुका हूँ तो मेरे को तो ये वाला डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ आता है। ठीक है, आप कोचिंग को कभी भी ये ना माने कि कोचिंग पे आप जा रहे हो तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो गया है। आपका सिलेक्शन तब कंफर्म होगा जब आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को। देखो एक टीचर Yes, sir. प्रोफेशनल होता है, पर एक कोचिंग सेंटर जो होता है, ठीक है ना, जो आपसे 1.5-2 लाख रुपए फीस लेता है, दैट इज अ कमर्शियल एंटिटी। समझ रहे हो, उसको आपके सिलेक्शन ज्यादा मतलब होता नहीं है, क्योंकि उसके पास तो मतलब थाउजेंड्स में बच्चे हैं और उसको पूरे थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स हैं उसके पास, और उसको सिर्फ पूरे साल में बस 10 रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो Yes, वो sir. करना बहुत आसान है, वो तो कमर्शियल हो गया, तो उसको एक एवरेज बच्चे से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बट यस देयर आर सम टीचर्स, ठीक है ना, जो एक छोटा बैच पढ़ा रहे हैं, मान लो कि 100 बच्चों का एक बैच पढ़ा रहे हैं और 100 बच्चों में से वो 20 बच्चे नीट में निकाल दे रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि भाई प्रोफेशनल है, यस दे आर ऑब्वियसली दे आर चार्जिंग यू सम फीस। ठीक है ना, बट ऑब्वियसली बात है कि वो अपना से 100% दे रहे हैं और आपका सिलेक्शन निकाल के दे रहे हैं। तो आप क्या करें, आप जब भी आप कोचिंग ले कुछ भी करें आप लाइफ में, ठीक है ना, तो पहले बहुत जल्दी, क्योंकि देखो आपको अगर अभी आप 12th में 11th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी नहीं है, अगर आपको नीट करना है तो आपको कभी ना कभी किसी ना किसी कोचिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ाई करने के लिए, वरना आप रेगुलर बेसिस पे आप ना एग्जाम दे पाओगे, ना टेस्ट दे पाओगे, ना मॉक टेस्ट में बैठ पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, अपने सिलेबस के हिसाब से टाइम चल पाओगे, तो उसके लिए आपको कोचिंग चाहिए होगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप कोचिंग के लिए जाएं, ठीक है, तो एक बार ये मैं बोलूंगा, क्या कहते हैं, मैचिंग जरूर कर लेना। ठीक है ना, बैलेंसिंग जरूर कर लेना कि कौन सा टीचर और नॉट टीचर, कौन सा कोचिंग सेंटर प्रोफेशनल और कौन सा कमर्शियल है। ऐसे आपसे दोनों ही लेंगे। ठीक है, फ्री में कोई नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, बट दोनों में से देख लेना। और जो फ्री पढ़ाएगा ना, जो कहेगा कि भाई मैं आपको फ्री में ही करवा दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ लेना कि वो पता नहीं क्यों ही पढ़ा रहा है फ्री में, क्योंकि वहां से क्या होगा, वहां से रिजल्ट निकलने के चांसेस क्या होंगे, बहुत कम होंगे। समझ रहे मेरी बात को। ठीक है, तो ये हुई एक बात। चलें आगे। ठीक है, यस और Yes, sir. मैंने कोचिंग सेंटर से पढ़ाना इसलिए बंद किया क्योंकि वो मुझे प्रोफेशनल से ज्यादा क्या लगते थे, Commercial. कमर्शियल। ठीक है, मुझे लगता था वहाँ पे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। सर बहुत पे करते होंगे ना वो तो टीचर्स को अपने कमर्शियल वाले। क्या चीज? सर वो अपने टीचर्स को बहुत पे करते होंगे ना कास्ट वगैरह वाले। बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट वो तो फिर भी एक लिमिट में पे करते थे। ठीक है ना, यहाँ पर अभी आप लोगों लास्ट ईयर में एक ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ाता था। ठीक है ना, मतलब वो शायद इंडिया का नंबर हाँ 1 ही सर, होगा अन वो। अकेडमी सर। ठीक है ना, हाँ, मतलब मेरे मुझसे नाम मत दिलवाओ। ठीक है ना, ठीक है। अब इस वीडियो को मैं प्राइवेट के लिए डालूंगा, तो कहीं डाला मत देना, तुम लोग आप लोगों से इतनी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे को उल्टा केस कर देंगे, कहीं कॉन्टेंट तुमने किया था। ठीक है, तो दे यूज टू पे अ वेरी ह्यूज अमाउंट। ठीक है, मतलब एक टीचर के लिए उतना अमाउंट बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब मेरा भाई जो है वो आईआईटी से पास आउट है, एंड उसकी जितनी पेमेंट थी, उसका जितना पैकेज था, ठीक है ना, उसका 3x पैकेज उन्होंने मुझे दिया था। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा पैकेज होगा ये, जबकि मैं तो आईआईटी से भी नहीं हूँ। ठीक है, हम तो सिर्फ डी से हैं, डी और एनआईसीएफएस से। चलिए, चलो ये एक बात हुई आज की। अब हम मिलेंगे कब, नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास कब है हमारी? सर 9+2 अरेंजमेंट करा दीजिए एक बार। क्या वो अरेंजमेंट? क्या? 9+2 वो 9+2 9+2 arrangement. वाला अरेंजमेंट। 9, अच्छा, 9+2 वाला अरेंजमेंट। ठीक है, अच्छा, जिन बच्चों को डाउट नहीं है और जो इस चीज को नहीं समझना चाहते वो जा सकते हैं। ठीक है ना, पर मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग सुन लो यार, थोड़ी सी बात है। ठीक है, होता क्या है, जो सेंट्रियोल होता है, क्या होता है जो Centriole. सेंट्रियोल। ट्रियोल। आपने पढ़ा होगा सेंट्रियोल। ठीक है, तो सेंट्रियोल में क्या होता है कि सेंट्रियोल में ना इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ठीक है, माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? देयर आर माइक्रोटिब्यूल्स दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स। किसके बने होते हैं जो, बताओ? प्रोटीन। Microtubule. ठीक है ना, तो ऐसे डपलेट के सेट में होते हैं। किसके सेट में होते हैं ये, बताओ? डपलेट, डुपलेट। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होते हैं, इस तरह से ही ऐसे ये इस तरह से, ये थोड़ा सा खराब बना है यार। ठीक है,
एक मिनट, इस तरह से दो दो के पेयर्स में होते हैं और ये ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। ये 9 तो पेरीफेरी पे, ठीक है, और जो 2 होते हैं कहाँ पर, सेंटर पे। कहाँ पर होते हैं 2? सेंटर पे, ठीक है। और ये आपस में भी क्या होते हैं, ये आपस में भी इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। ठीक है। और ये इनके आसपास यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ऐसे करके क्लियर होती है, ठीक है। उसको सेंट्रल शीट कहते हैं। आप 11th में पढ़ेंगे, 11th में सेल चैप्टर है ना आपके पास, सेल, उसमें आप देखना, आपको ऐसे डायग्राम देखने को मिलेगा। हाँ सर, दे रखा है, यस सर। ठीक है ना, तो आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इस वजह से जो ये पेरीफेरी पे ये जो प्रेजेंट है, कितने हैं ये हमारे पास, ये है 9। कितने हैं ये? 9, ठीक है। और अंदर कितने प्रेजेंट है, अंदर वाले लेयर पे कितने? 2। तो इस अरेंजमेंट को कहता हूँ क्या मैं, 9+2 अरेंजमेंट। ये कहता हूँ मैं इसको 9+2 अरेंजमेंट। और बेसिकली है क्या 9+2 अरेंजमेंट, अगर आप इसको देखोगे तो ये ऐसे करके ये पाइप है, ये पैरेलल चलते हैं। क्या चल रहे हैं ये, बोलो? पैरेलल। पैरेलल चल रहे हैं ना। पैरेलल। अरे समझ आई मेरी बात? मतलब ये पाइप जो है, तो ये पाइप बना किसका हुआ है? इस पाइप में ये प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है इस पाइप में? ये प्रोटीन। ये प्रोटीन्स प्रेजेंट है जिन्होंने ये पाइप बना रखा है बेसिकली। समझ आई मेरी बात अब आपको? यस सर। ठीक है। सो दीज आर द प्रोटीन्स जिनकी वजह से पाइप ही हमारे पास बना रखा है। क्लियर? यस सर। आसान है, मुश्किल है? आसान है। आसान, ठीक है। ठीक है। सो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो हमारे पास स्पर्म जो वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, स्पर्म के अंदर भी क्या है कि यहाँ पर ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है और सेंट्रियोल से क्या निकल रहा है, ये पाइप निकल रहा है, ठीक है। और इस पाइप को अगर आप ऐसे क्रॉस सेक्शन में काट के देखोगे, बड़ा करोगे इसको, तो बड़ा करने के बाद जब आपको नजर आएगा, तो नजर आने के टाइम पर आपको इसके अंदर, जैसे आपको ये बड़ा करके नजर आया, जैसे मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से बड़ा कर दिया इस वाले पार्ट को कट करके यहाँ से, तो आपको इसके अंदर कितने प्रोटीन्स लगे नजर आएंगे? कितने? पेरीफेरी 9, ठीक है। और बीच में 2। अरेंजमेंट कैसी है हमारे पास? 9+2 अरेंजमेंट है। क्लियर हो रही है बात? यस सर। ठीक है, मुश्किल तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलो जी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारे पास कंप्लीट होता है, ठीक है। तो हम मिलेंगे कब? नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कब है आप लोगों की? वेडनेसडे। वेडनेसडे को कितने बजे? अगेन 8 बजे, ठीक है। तो सी यू, ठीक है ना। पर आपने क्या काम करना है, सुन लो सुन लो सुन लो, नोट्स बना के लेकर आना। क्या बना के लेकर आना? नोट्स कौन से? oogenesis के, किसके? क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। सर आप ओव्यूलेशन वाला पार्ट लिखवा दोगे? क्या लिखवा दूंगा मैं? सर जो ओव्यूलेशन वाला था। हाँ मैं उसको मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा, ठीक है ना। पर आप लोग भी तो थोड़ा सा लिख कर आओगे ना यार घर से। यस सर, बाकी लिख लेंगे। हाँ तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, पहले क्वेश्चन लिखो। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ oogenesis, explain the process of oogenesis in detail, in detail। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, पूरा लिख लो, ठीक है ना। पूरा लिखना भी और डायग्राम भी बनाना है अच्छे से, ठीक है। यस सर। सर एक्सप्लेन कैसे करना है सर? वूम्ब से पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है। हाँ सर, पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक्सप्लेन कहाँ से करना है? वूम्ब से एक्सप्लेन करना है या फिर जब फॉलिकल हाँ बिल्कुल 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 वॉर्म से एक्सप्लेन करना है। लिखना है आपको पॉइंट नंबर 1, इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज इन अ फीमेल। फिर लिखोगे अबाउट अ मिलियंस ऑफ ओवोनिया आर फॉर्म्ड इन द ओवरी ऑफ द फीमेल फीटस, ठीक है ना। कब बनते हैं ये? 25 वीक ओल्ड में, ठीक है। फिर आगे लिखोगे द ओवोनिया सेल स्टार्ट्स डिवाइडिंग, ठीक है ना, एंटर इनटू प्रोफेज 1, टेम्परेली सीज कर जाता है प्रोसेस, ठीक है ना। उसको कहते हैं क्या? प्राइमरी oocyte। फिर उसके ऊपर ग्रेनुलर सेल्स इकट्ठे होते हैं, कहता है कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बनने के बाद एक महीने के आसपास कभी प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं, पर उनमें से 60 to 80,000 रह जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस बताना है आपने, ठीक है। समझ रहे हो? 10 से 11 पॉइंट टोटल बनेंगे, 10 से 11 पॉइंट बता दोगे ना? यस सर। चलो ठीक है, वो तो नेक्स्ट क्लास में देख लूंगा मैं, ठीक है। चलो।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। अच्छा जो फीस वाले हैं वो रुक जाए 1 मिनट यार, इनको फीस के लिए कुछ नहीं बोला गया मैंने, ठीक है। जिन्होंने पूरी फीस पे कर दी वो जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल चले जाओ, जिन्होंने पे कर दी है, जिनको मैसेज भी आ गए वो भी चले जाओ, जिनको फीस के बारे में कुछ नहीं पता चला वो रुक जाए बस। पे नहीं करी है या फिर जिनने एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहे, या फिर जिनने क्या सर जिनने एक भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है हाँ उनको हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप चले जाओ, आप चले जाओ, आप चले जाओ। अरे जितने ए ओ ए वाले बच्चे हो सारे चले जाएं, ठीक है ना, वो सारे चले जाएं। सर ए वाले हाँ सारे चले जाएं। रिया आपको भी कोई मैसेज नहीं आया क्या फीस के लिए? नो सर। नहीं आया, ठीक है। रिया आप भी क्या करो, आप भी अभी लीव कर दो क्लास, ठीक है ना, वो आपको सुमित सर ही बताएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके बच्चे। ठीक है, बाकी बच्चे एक बार देख लें फटाफट। अवनी, डिम्पल, लवन्या एंड अरितिका, ठीक है। शायद सब बाकी सभी को मैसेज चला गया हो, शायद आप लोगों को मैसेज नहीं मिल पाया, ठीक है ना, बट नॉट एन इशू। स्क्रीन नजर आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है। यस हाँ सर। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑब्वियसली ये आप लोग क्योंकि मेरे से डायरेक्टली आप लोग जुड़े हुए हो, इसलिए मैं आपको ये वाली बात पर्सनली बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक मिनट में ये भी ऑफ कर देता हूँ।